महाराष्ट्र विधानसभा में एक हैरत भरी बात सामने आई, जिसे खुद राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार ने स्वीकार किया। महाराष्ट्र सरकार ने यह माना कि राज्य में अब भी गरीब लड़कियों की खरीद फरोख्त की जाती है। विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिखित उत्तर में जवाब दिया कि पड़ोसी राज्यों में शादी के लिए 1 से 2 लाख रुपए में लड़कियों का सौदा होता है। इस साल जनवरी में लड़कियों के अपहरण के 24 मामले दर्ज किए गए। 2021 में इस तरह के मामले में 448 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। 2021 में 405 मामलों में 418 महिलाओं का अपहरण किया गया। अपहरण की शिकार हुई 368 लड़कियां नाबालिग थी। 2022 में महिला अत्याचार के कुल 6133 मामले दर्ज किए गए। मुंबई से 1330 नाबालिग लड़कियां गायब हुई, जिनमें से 1057 मिल गई। 233 लड़कियों का अब तक पता नहीं चला। वहीं 2022 में 18 साल से ज्यादा की 4437 महिलाएं गायब हुई, जिनमें से 1398 का कोई सुराग नहीं लगा। देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस की हर साल होने वाली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक 12 से 14 मार्च तक हरियाणा के सामलखा में हो रही है। इस साल की प्रतिनिधि सभा में मुसलमानों को साधने, संघ परिवार में महिलाओं की बढ़ती भूमिका, जनसंख्या नियंत्रण, रामचरितमानस विवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। संघ की इस बैठक में साल भर की योजना तैयार की जाती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर देश भर के कार्यकर्ता और अधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेते हैं। तो आपको बताते हैं कि संघ की प्रतिनिधि सभा आखिर है क्या, जिसके लिए साल भर आरएसएस योजना को तैयार करती है। दरअसल आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक साल में एक बार होने वाली मीटिंग है। इस सभा में पिछले साल के सभी कामों की समीक्षा की जाती है। इसके बाद आने वाले साल के लिए प्लान तैयार किया जाता है। प्रतिनिधि सभा की बैठक 3 दिनों की होती है। यह हर साल मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते में आयोजित की जाती है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ही संघ के बड़े फैसले लेती है और इसी बैठक में संघ के ट्रेनिंग कैंप की योजना भी बनती है। ट्रेनिंग कैंप को संघ शिक्षा वर्ग का या फिर ओटीसी कहा जाता है। देश भर में 3 स्तर के ट्रेनिंग कैंप लगते हैं। ये कैंप आमतौर पर मई-जून में अलग अलग जगहों पर लगाए जाते हैं। और अब आपको उज्जैन के महाकाल मंदिर में मनाई गई अद्भुत रंग पंचमी दिखाते हैं। इस मौके पर महादेव का श्रृंगार अलग ही अंदाज में किया जाता है। देखिए। उज्जैन में विराजित महाकालेश्वर मंदिर में रंग पंचमी का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर चंदन, भांग और सूखे मेवों से बाबा महाकाल का श्रृंगार किया गया। तो वहीं 5 क्विंटल टेसू के फूलों से भक्तों ने रंग पंचमी मनाई। रंग पंचमी के इस मौके पर भगवान महाकाल की भस्म के दौरान त्रिपुंड, त्रिशूल और आभूषण अर्पित किए गए और साथ ही भोलेनाथ को शेषनाग का रजत मुकुट, रुद्राक्ष की माला अर्पित की गई। बाबा महाकालेश्वर धाम में उज्जैन में टेसू के फूल, प्राकृतिक ओरिजिनल टेसू के फूल से बाबा को रंग बना करके अर्पण कराया गया। भस्म आरती में इस पर्व का आनंद लिया गया। पूरे सभी भक्त भस्म आरती में शामिल होने वाले को इस रंगों का आनंद मिला है और सभी ने अपने पूरे भरपूर आनंद से विशेष पूजा हुई आज बाबा महाकालेश्वर के धाम में। भस्म आरती में बड़ी संख्या में पहुंचे ये श्रद्धालु, जिन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। कलकत्ता से आए हैं और मेरे साथ जिंदगी में पहले बार हम इतना मेरा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर मना पाए और इतना अच्छे तरह से हमने जीवन में कभी नहीं देखे थे। भगवान महाकाल को रंग अर्पित करने के बाद श्रद्धालु, पंडे और पुजारियों ने रंग पंचमी मनाई। इस दौरान गर्भगृह से लेकर नंदी हॉल और कार्तिकेय मंडप पूरा रंगमय हो चुका था। इस दौरान भगवान महाकाल की पूजा के बाद विजय पताका फहराकर मनोकामना का ध्वज निकाला जाता है। उज्जैन से भारत 24 के लिए अनिल बैरागी की रिपोर्ट। और अब खबर मथुरा से। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह केस को ट्रस्टी ने कोर्ट से वापस लेने की घोषणा की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के केंद्रीय अध्यक्ष
ब्रिजबंसी आशुतोष पांडे ने यह ऐलान कर सभी को चौंका दिया है। पांडे के मुताबिक स्थानीय प्रशासन उन्हें केस वापस लेने की धमकी दे रहा है। मुख्य ट्रस्टी का कहना है कि उन पर हिंदुत्व के हक के लिए लड़ने की वजह से कई मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस कप्तान उन्हें लगातार धमकी दे रहे हैं, लिहाजा डर की वजह से वो केस वापस लेकर मथुरा तक छोड़ रहे हैं। कागजी आधार पे लड़ाई लड़ी, कोई मीडिया के बीच में आके लड़ाई नहीं लड़ी। न्यायालय को मजबूर होना पड़ रहा है कि न्यायालय का आदेश आएगा, यदि नहीं आदेश आएगा तो उच्च न्यायालय बैठी है, परंतु एसपी साहब डरा रहे हैं तो हमें मजबूरन इस मुकदमे को वापस तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अधिकारी हैं वो। और इसी बीच केंद्र की मोदी सरकार लगातार पुराने मंदिरों को सहेजने का काम इस वक्त कर रही है, लेकिन कुछ जगह लोग इसके ठीक उलट बर्ताव कर रहे हैं। नागपुर में 350 साल पुराने ऐतिहासिक महत्व के मंदिर को लोगों ने गोडाउन में बदल दिया। बता दें, केलीबाग मंदिर को नागपुर पुरातत्व विभाग ने ए श्रेणी में रखा। ये फैसला मंदिर की वास्तुकला को देखते हुए लिया गया था। हालांकि अब मंदिर को गोडाउन में बदल जाने की जानकारी पुरातत्व अधिकारियों तक को नहीं है। बता दें, इस मंदिर की स्थापना भोसले राजा ने की थी। भोसले राजा ने ही इसे केलीबाग मंदिर का नाम भी दिया था। ये अपना इंक्रोचमेंट के बारे में हमको एक कोई न्यूज़पेपर से पता लगा, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी हमारी अगली मीटिंग में हम इसके ऊपर स्यू मोटो विचार करेंगे और एजेंडा में लेने का हमने प्रस्ताव रखा है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। सिटीजन्स शुड बी अलर्ट एंड इमीडिएटली, ये हेरिटेज ग्रेड 1 स्ट्रक्चर है, इसके वास्ते जो वहां के लोग हैं उन्होंने इमीडिएटली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करना चाहिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सियासी खबरों का रुख करें। अमेठी की सत्ता से राहुल गांधी को उखाड़ फेंकने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि जिससे अमेठी की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से धूल चटाई, उन्हें आंसू आना स्वाभाविक है। आखिर उनके इस प्रहार का मतलब क्या था, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में है, जहां उन्होंने आज पिछुती गांव के पास गोमती नदी पर पीपे के पुल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद स्मृति ने राहुल पर जमकर अटैक किया। उन्होंने विदेश से देश के खिलाफ प्रहार करने पर राहुल को खूब घेरा और कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से देश के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, इससे लगता है कि उन्हें 2024 में भी चुनाव हार जाने का एहसास हो गया है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। इस विषय को सम्मान देने की बजाय जिस प्रकार की टिप्पणियां श्री गांधी ने की हैं, वो इस बात का संकेत है कि 24 में भी उन्हें हार का अंदेशा हो चुका है। इससे पहले भी स्मृति ईरानी ने कमरौली में पिंक बूथ का उद्घाटन किया, जिसमें उनके साथ मौजूद बीजेपी के प्रदेश मंत्री संजय राय भी कांग्रेस पर खूब हमलावर दिखे थे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोग जिस पुल की मांग कांग्रेस से 50 साल से कर रहे थे, कांग्रेस इसे 50 साल शासन करने के बावजूद भी नहीं बना पाई। वर्षों से, ये पीढ़ियों से मांग थी इस पुल की, जिसको कांग्रेस 50 साल से अधिक शासन करके नहीं बना पाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते और यहाँ के सांसद आदरणीय दीदी जी के होने के नाते यह पुल बन पाया है। और इसके लिए इस जनपद की ओर से एक एक जनता, यहाँ की एक एक लोग, माताएं बहनें, सभी नौजवान भाई आदरणीय दीदी जी को और यहाँ के विधायक जी को बधाई देते हैं। ये पुल हमारे यहाँ जो बना है, ये मुख्य रूप से इस पुल के बन जाने से समझ लीजिए कि 2 परिवार एक हुए हैं। कुछ पहले कुछ भाई हैं, एक भाई का घर इस पार है, एक भाई का उस पार। इस पुल के बन जाने से 3 जिला एक हुआ है, एक 12 अपना सुल्तानपुर जिला, अमेठी जिला और अयोध्या जिला। स्मृति के साथ देश को भी गर्व है कि आज हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। बावजूद इसके राहुल विदेश से केंद्र सरकार पर हमले कर रहे हैं और इसीलिए स्मृति ने भी आज उन्हीं के पूर्व संसदीय क्षेत्र और अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी से उन पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वायरस, कोरोना वायरस के बाद इस एक शब्द का खौफ कितना है,
ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन H3N2 वायरस कितना खौफनाक है और हो सकता है, अब ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जरूरी है आपके लिए इसलिए क्योंकि आपके बच्चों को आपको बचाना है और खुद को भी। दरअसल नीति आयोग को आशंका है कि कोरोना की तरह ही H3N2 वायरस देश में हाहाकार मचा सकता है। लिहाजा सभी राज्यों को अभी से ऑक्सीजन और तमाम मेडिकल बंदोबस्त करने के निर्देश जारी कर दिए गए। वहीं IMA पहले ही डॉक्टरों को H3N2 वायरस में मरीजों को एंटीबायोटिक्स नहीं दिए जाने की चेतावनी भी जारी कर चुका है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देश भर में H3N2 वायरस का इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच नीति आयोग ने इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए एक्शन टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। नीति आयोग ने राज्यों से अस्पतालों को तैयार करने को कहा है। अस्पतालों को मैन पावर और मेडिसिन का स्टॉक रखने की जरूरत है। मेडिकल ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स की मौजूदगी पक्की करने के निर्देश दिए गए हैं। वायरस से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत भी है। H3N2 से बचाव के लिए कोरोना जैसे नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। लोगों को नाक मुंह ढकने, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। लक्षण वाले लोगों के संपर्क में न आने, लक्षण पाए जाने पर जांच कराने की सलाह भी दी गई है। नीति आयोग जल्द इस संबंध में राज्यों को निर्देश जारी करेगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी राज्यों को सतर्क रहने और H3N2 के बढ़ते केसों पर करीबी निगरानी रखने के लिए कहा है। वहीं राज्यों ने भी अपने स्तर पर एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। कोई चिंताजनक बात नहीं है, स्थिति पूरी कंट्रोल में है और 1-2 दिन में स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। हम पूरी तरह से सतर्क होकर आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अलर्ट जारी किया है। वी शुड ऑलवेज बी ऑन अलर्ट। अभी बहुत सारी वायरल डिजीजेज आ रही हैं। पहले कोरोना आया था, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है। पहले H1N1 था, अब H3 और N2 है। तो इसमें यही है कि आप भीड़ वाले इलाके से दूर रहें। अगर किसी को खांसी जुकाम है, उसका भी फर्ज है कि वो दूसरे लोगों से दूर रहे। H3N2 वायरस के लक्षण सीजनल कोल्ड और कफ की तरह होते हैं। IMA के मुताबिक H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का संक्रमण औसतन 5 से 7 दिनों तक रहता है। बुखार 3 दिनों में खत्म हो जाता है, लेकिन खांसी 3 हफ्ते तक बनी रह सकती है। IMA ने डॉक्टरों को सलाह दी है कि वो पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देने से परहेज करें। एंटीबायोटिक लेने से आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा कम हो जाता है और आप उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट भी हो जाते हैं। तो इन चीज़ों में खास ख्याल रखिएगा कि एंटीबायोटिक नहीं लेना है। रेस्ट करिए, फ्लूइड खूब लीजिए। अगर आपके पास फीवर है तो आप पैरासीटामोल लीजिए। ये हो सकता है कि कफ आपको 3-4 दिन के बाद भी परसिस्ट करता रहे, तो उसमें एक माइल्ड सा कफ सिरप लेके आप उसको चलाते रहिए। और जो ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है और अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है। H3N2 वायरस बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा अपनी चपेट में ले रहा है। गंभीर हालत में बच्चों को ICU में भर्ती कराना पड़ रहा है। H3N2 से बचाव के लिए तमाम गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक जो स्कूली बच्चे एडनो वायरस से प्रभावित हैं, उनका इलाज OPD के जरिए किया जा रहा है। मे बी 5% से कम बच्चे हैं जो सीरियस प्रॉब्लम या सीरियस निमोनिया या ARDS जिसको हम कहते हैं वो डेवलप कर सकते हैं। अगर फीवर 102, 103, 104 हो रहा है आपका, या तेज सांस चल रही है बिना फीवर के भी, ये 2 लक्षण हैं जिसमें हम कहेंगे कि माँ बाप को इमीडिएटली हॉस्पिटल या इमरजेंसी में जाना चाहिए। किसी भी रेस्पिरेटरी बीमारी से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तरीके वही हैं जो कि हमने कोविड एपिडेमिक में इस्तेमाल किए थे, जो कि मास्क का इस्तेमाल है, हाथों को बार बार धो के साफ रखना है, भीड़ भाड़ की जगह से बच के रहना है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि हम लोग अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं जैसे ही फीवर आता है, जो कि अपने पास के केमिस्ट से ले लेते हैं। इसको बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए।